नमस्कार दोस्तों। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 जून को नतीजे आएंगे और 4 जून को सुबह 11 बजते बजते हमें और आपको, पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की एक बार फिर यानी तीसरी बार ताजपोशी होगी या प्रधानमंत्री सत्ता से दूर होंगे। क्या प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी को इंडिया गठबंधन इतनी कड़ी टक्कर, इतनी कड़ी चुनौती दे पाएगा कि मोदी के लिए 272 का आंकड़ा पार करना मुश्किल होगा? ऐसे कई सवाल हैं। उन सवालों का जवाब आज तलाशने के लिए हमने खास तौर से मेहमान के तौर पर बुलाया है कार्तिकेय बत्रा। पॉलिटिकल रिसर्चर हैं, एनालिस्ट हैं, सी वोटर के फेलो हैं और रहते विदेश में हैं लेकिन इन दिनों भारत में हैं। और आज चूंकि तारीखों का ऐलान हुआ है, राज्यवार हर चरण में कहां कितनी सीटें, इसलिए कार्तिकेय बत्रा से मैंने कहा जरा कार्तिकेय बत्रा हमारे साथ आइए और जरा हमारे स्मार्ट बोर्ड पर राज्यवार कहां क्या क्षेत्रवार समीकरण है, किस राज्य में क्या तस्वीर बनती है इंडिया वर्सेस मोदी की, उस पर जरा आप ज्ञानवर्धन करिए। तो कार्तिकेय बत्रा, आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से स्टूडियो में। जो स्टूडियो क्या है, मतलब एक छोटा सा हमारा ठिया है। तो शुरू करते हैं। और कार्तिकेय बत्रा को आप कई चैनल पर आप देखते होंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कभी कभी, सत्य हिंदी और बाकी चैनल पर। तो कार्तिकेय, मकसद आज हमारा कार्तिकेय के साथ बातचीत करने का यही है कि तमाम तरह के सर्वे आ रहे हैं, ओपिनियन पोल और तमाम तरह के अनुमान कयास के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यह नारा कि अब की बार 400 पार, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेताओं के दावे। हालांकि बीच में यह भी हुआ कि 6-8 महीने पहले जो शोर था इंडिया गठबंधन का, उस शोर के बीच नीतीश कुमार पाला बदलकर बीजेपी के साथ चले गए। ममता बनर्जी ने ललकार लगाई कांग्रेस को ही और 42 की 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इन सब के बीच अब तारीखों का ऐलान। तो कार्तिकेय, हमारे सामने एक भारत का नक्शा है और ये हमारे सामने लोकसभा चुनाव 2019 के आंकड़े हैं। जिस लोकसभा चुनाव में 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी और ये 303 सीटों का वो आंकड़ा है जो आंकड़ा पार करने का दावा इस बार बीजेपी के नेता, तमाम नेता कह रहे हैं 400 पार का आंकड़ा। और 400 पार के आंकड़े पर बात करें तो 2014 और 19 में बीजेपी 303 तक गई, लेकिन पास्ट में जाएंगे तो राजीव गांधी की सरकार ने 84 में 413 सीटें कुल पाई थी, पंजाब को मिलाकर, बाद में जहां चुनाव हुए। तो उस आंकड़े को पार करने का अगर बीजेपी दावा कर रही तो पहले यहां आपको क्या तस्वीर दिखती है? भारत में का नक्शा भी है बगल में, फिर हम राज्यवार जरा जाएंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे आने का आपने मौका दिया। दूर से जुड़ने का अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आके आपसे मिलने का अलग ही मजा है। तो ये ना केवल नक्शा है, इसमें स्केड्यूल भी है आज जो अनाउंस हुआ फेज वाइज। आपका सवाल था 303 से 350 कैसे पहुंचे बीजेपी। देखिए अजीत जी, अगर आप मैप देखें 2019 का, ऐसे कई राज्य थे खासकर की हिंदी पट्टी में और पश्चिमी भारत में जहां बीजेपी मैक्स आउट कर गई थी। तो वो जो सीटें आनी हैं 303 के ऊपर, वो कहीं आनी है या कम होनी है, दोनों पॉसिबिलिटी अगर है। मैं आपने सवाल क्योंकि पूछा कि 450 कैसे पहुंचे, नहीं हमने नहीं कहा, हमने कहा वो जो नारा दे रहे 400 पार, वो हाइपोथेटिकली है ना कि वो कैसे पहुंचेंगे। तो नई टेरिटरी खोजनी पड़ेगी। देखिए 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहां बीजेपी ने पिछली बार गठबंधन में इलेक्शन लड़ा था, महाराष्ट्र और बिहार। ऐसा लग रहा था 2-3 महीने पहले तक कि इस बार बिहार में वे अकेले लड़ेगी और मतलब छोटे अलायंस के साथ लड़ेगी तो ज्यादा सीटें लड़ेगी। तो लग रहा था कि बिहार से ज्यादा सीटें आ सकती हैं। लेकिन अब जब सीटों का बंटवारा होना शुरू हुआ है तो बीजेपी वहां पे 17 ही लड़ रही है, ऐसा लग रहा है। तो वो आप साइड कर दीजिए। नहीं तो हम राज्यवार चलते हैं, चलिए। नहीं, क्योंकि वो जो हाइपोथेटिकल सवाल आपने पूछा, बीजेपी, मेरे सवाल के 2 पार्ट है। एक तो जो बीजेपी दावा कर रही है 400 पार, तो दावा तो पार्टियां करती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा, क्या बीजेपी 272 पार करेगी या 272 पर अटकेगी या 272 से नीचे रहेगी जैसा गठबंधन? तो इसके 2 अलग अलग जवाब है। मैं वही पहला अगर हम चले जाए वापस उस मैप पे, तो बिहार से तो स्कोप नहीं कम है। महाराष्ट्र में भी अलायंस पार्टनर्स ठीक ठाक सीटें ले रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें कंटेस्टेड बढ़ेंगी, तो यहां एक स्कोप है। बीजेपी को ज्यादा जो दावा मुझे लग रहा है ओडिशा, इसको हम बड़ा इसको आप बड़ा करेंगे तो ओडिशा में पिछली बार 8 सीटें आई थी। तो बीजेपी इस बार दावा कर रही है कि वहां ज्यादा सीटें लाएगी और अगर अलायंस हो जाता है नवीन बाबू के साथ तो कुछ कंपटीशन ही नहीं रहेगा। ये सिमिलरली बीजेपी की एक कोशिश रहेगी कि बंगाल में जो पिछली बार 18 सीटें थी वो बढ़ जाएं। फिर उसके बाद जो चंद्रबाबू नायडू जी के साथ अलायंस हुआ है इनका आंध्रा में, क्या वहां से कुछ सीटें आ जाएं। तेलंगाना में क्योंकि बीआरएस नीचे जा रही है, क्या वो स्पेस बीजेपी ले ले। उसके बाद
सबसे बड़ा जो चैलेंज है बीजेपी के पास, आंध्रा, तमिलनाडु और केरल। जब तक बीजेपी यहां बड़े इनरोड्स नहीं करती तो वो 450 का जो स्कोप है वो बहुत कम है, क्योंकि पंजाब में आप नहीं बढ़ेंगे, तेलंगाना में आप लिमिटेड बढ़ेंगे, उड़ीसा में आप बढ़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं तेलंगाना में बढ़े, 4 सीट है, नहीं, मैं कह रहा हूं अगर बढ़े तो लिमिटेड ही बढ़ेंगे। एग्जैक्टली। बंगाल में बढ़ सकते हैं, उड़ीसा में बढ़ सकते हैं, लेकिन इतना नहीं बढ़ सकते, और महाराष्ट्र में बढ़ सकते हैं, लेकिन इतना नहीं बढ़ सकते कि 303 से 370 पे। लेकिन महाराष्ट्र या बंगाल में आपको बढ़ने का आधार कुछ लगता है? उस पर हम राज्यवार अब आपके सेकंड सवाल का जवाब आ जाता है। आपने कहा 272 में चैलेंज क्या है। देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं ये इलेक्शन 4 राज्य डिसाइड करेंगे, महाराष्ट्र, सॉरी जी, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। और ये बिहार की चुनौती थोड़ी अब कमजोर हुई है इंडिया अलायंस की, लेकिन 2-3 महीने पहले तक मेरे हिसाब से ये 4 मेन राज्य थे। अगर आप कुल करेंगे तो ये तकरीबन 150 सीटें इनके बीच में आती हैं। ये मैं मानूंगा बड़े स्विंग स्टेट्स, और कुछ हद तक क्या नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस डेंट कर पाती है बीजेपी को या नहीं। आज की तारीख में मुझे लगता है कि 272 पार हो जाएगा। अच्छा, आपको लगता है? ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन आज चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ है, आज से लेकर अप्रैल तक चीजें बदल भी सकती हैं। वो विपक्ष के विपरीत भी जा सकती हैं और उनके तरफ भी जा सकती हैं, लेकिन आज की तारीख में 272 मुझे बीजेपी का आंकड़ा आता हुआ दिखा। अब जरा राज्यवार आते हैं। जैसे आप कहते हो कि 272 का आंकड़ा आपको दिखता है, हालांकि बीजेपी 400 पार का आंकड़ा बीजेपी के नारे हैं, आपकी बार 400 पार। तो जो क्रिटिकल स्टेट है जहां बीजेपी को चिंता थी, अगर 3-4 महीने पहले कहें तो बहुत ज्यादा चिंता थी, क्योंकि कुछ फेरबदल हो गया, नीतीश कुमार की पलटी मारी हो गई, महाराष्ट्र में भी कुछ महीने पहले जिस तरह से चीजें बदली। लेकिन हम राज्यवार अगर आते हैं तो क्या दिखता है? अब जैसे बिहार, ये क्रिटिकल स्टेट था बीजेपी के लिए नीतीश कुमार के आने के पहले। हर स्टेट में सर्जरी हुई है, हर 4 में से हर स्टेट में देखिए सर्जरी हुई है बीजेपी की तरफ से। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि इस समय रुझान बीजेपी की तरफ दिख रहा है। इसके उदाहरण लेते हैं बिहार। आज से 2 महीना पहले जब नीतीश जी, लालू जी और कांग्रेस का गठबंधन था, तो ऐसा लग रहा था कि बिहार में यह गठबंधन बहुत अच्छा करेगा, खासकर अजीत जी। अगर नीतीश जी को इंडिया अलायंस में एक अच्छा पद मिल जाता और एक सेंस जाता बिहार की जनता में कि हमारा व्यक्ति केंद्र में एक बड़ी पोजीशन पे आ सकता है, क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव है। लेकिन ना केवल वो नहीं हुआ, नीतीश जी ने पाला बदल लिया। अब नीतीश जी की अपनी स्टैंडिंग इंडिविजुअल बिहार में आज कम है। इसका प्रमाण आपको 2025 के विधानसभा में दिखेगा। लेकिन मोराल जो है ऑपोजिशन का वो कम होता है। और दूसरा, जो आप बिहार को गैल्वनाइज कर सकते थे नीतीश जी को ऊपर रख के एज इंडिया अलायंस, वो अब आप नहीं कर पाएंगे। या नीतीश और आरजेडी के जुड़ने से जो एक बड़ा वोट बैंक दिखता है, जैसे ये अगर देखें 2019, मैं वही कह रहा हूं अजीत जी, ये 21 पे अब है जेडीयू। मुझे डाउट है इस पे, मुझे डाउट है कि जेडीयू का अपना जो कोर वोट है वो अब कितना रह गया है, क्योंकि उसमें एक तो नीतीश जी की अपनी क्रेडिबिलिटी कम हुई है, बीजेपी ने उनके ईबीसी वोट बैंक में काफी सेंधमारी की है, महादलित वोट बैंक है उनके पास और महिला का एक वोट बैंक है। लेकिन आप देखिए बीजेपी ने महिला वोट में भी सेंधमारी की है। तो मुझे नहीं पता, और ये इसका प्रमाण आपको अगले साल जब विधानसभा चुनाव होंगे तब मिलेगा कि जदयू का अपना दम कितना बचा है। नहीं, लेकिन अब बात उस पर आते हैं कि देखिए, एक चीज होती है जब एनालाइज करते हैं, बार बार बीजेपी 303 के नंबर पर हम बात करते हैं, तब जब 303 पर बात करते हैं तो फिर ये आंकड़ा दिखता है कि पिछली बार बीजेपी को 17 सीटें, 17 लड़ी, 17 जीत गई। जेडीयू 16 जीती, 17 लड़ी, 1 हारी, बाकी 6 जो चिराग पासवान और एलजेपी। और लेकिन इसी 17 सीट के साथ बीजेपी टोटलिटी में 303। करेक्ट। एक बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग विश्लेषण करते हैं 39 बोलने लगते हैं, दरअसल 39 नहीं, बिल्कुल 303 में सिर्फ 17 है। करेक्ट। तो अब उस स्थिति में जब ये दोनों साथ आ गए, तब वहां पहले जैसे लग रहा था कि ये जेडीयू और ये दोनों रहेंगे, तीनों रहेंगे ना, कांग्रेस ऑब्वियसली नहीं, ये एलजेपी, माफ करें, एलजेपी ये नीचे का हिस्सा कांग्रेस का है, ये कांग्रेस भी रहेगी। तो एक लगता था कि बेटर कंपोजिशन बीजेपी के खिलाफ बन रहा था, ठीक है, ये 3 जुड़कर। अब ये यहां छिटका जेडीयू। तो बिहार में आज क्या तस्वीर दिखती है? और ये बिहार में जो चुनाव है उसका शेड्यूल है 7वां फेज में होगा।
मैं वही कह रहा हूं कि मुझे तब भी डाउट था कि ये 21 क्या अब जेडीयू का रहा है या नहीं। मैं यही कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस के पास बिहार को पक्का करने का यही चांस था कि वह जेडीयू के नेता को एक अच्छी पद पे रखते, जिससे एक संदेश जाता कि बिहार का एक व्यक्ति अच्छे पद पे जा सकता है। मैं फिर आज को कहूंगा, इस बार लड़ाई आरजेडी आईएनसी अच्छी देगी, लेकिन क्या वह बिहार में लीड ले पाएगी ये मुझे मुश्किल दिख रहा है। लेकिन इसी के उलट अगले साल जब हम विधानसभा की बात करेंगे तब आरजेडी मुझे पोल पोजीशन में दिखेगी, क्योंकि वो अलग है। हाँ, अलग है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम सर्टिफिकेट क्या है अजीत जी, इंडिया अलायंस ना एक नेशनल फॉर्मेशन का कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा है। कांग्रेस अपने प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, महिलाओं के, आदिवासियों के प्रोग्राम अच्छे हैं, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, उसमें आरजेडी का कोई रोल नहीं, उसमें सपा का कोई रोल नहीं, उसमें टीएमसी का कोई रोल नहीं। तो ये इलेक्शन को वो कितना लोकलाइज कर पाएंगे ये उस पर डिपेंड करता है। बीजेपी उल्टा करेगी, वो इलेक्शन को नेशनल बनाएगी, क्योंकि नेशनल इलेक्शन है, इसीलिए उनका एडवांटेज रहेगी। तो यहां जैसे आप पाते हैं, फिर हम जैसे बीजेपी को अगर 17 सीटें लड़कर 17 सीटें मिल गई और इन्हीं के साथ उसका नंबर 13 है, यहां आप क्या देखते हो? मैं अभी सिर्फ बीजेपी हो सकता है एक आध घट जाए, मुझे यहां इतना नुकसान मुझे लग रहा है जो सीटें जेडीयू लड़ेगी वहां पे ज्यादा ओपनिंग है आरजेडी और कांग्रेस के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि एनडीए अलायंस घट जाए बिहार में, लेकिन बीजेपी उतना ही रहे, ये हो सकता है। मतलब बीजेपी 17 आपके हिसाब से ला सकती है, पॉसिबिलिटी है। तब तो फिर आपको देख रहे हो 17 ला सकती है, तो मान लो आपको लगता है कुछ जेडीयू का नुकसान होगा। जेडीयू का ही मैं वही कह रहा हूं कि कमजोर कड़ी एनडीए में जेडीयू है। इस इलेक्शन में बीजेपी को जेडीयू की नैया पार लगानी है, और यही कारण था अजीत जी कि काफी सारे जेडीयू के सांसद बीजेपी जाने के पक्ष में थे, क्योंकि वे समझ गए थे कि हम खुद से ये इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। तो उस हिसाब से देखें कार्तिकेय, आपके हिसाब से जो आपका एजम्पशन है उसके हिसाब से अगर देखें तो बिहार में बीजेपी को 2019 के मुकाबले आज की तारीख में जो नीतीश को अपने पाले में ले आए उसकी वजह से ज्यादा नुकसान आपको नहीं दिख रहा है। मुझे जो 1.5-2 महीने पहले दिख रहा था कि बीजेपी को 10 सीटों का 9 सीटों का नुकसान हो सकता है, इसीलिए बीजेपी डेस्परेटली नीतीश को अपने साथ। मैं आपको पैराडॉक्स देता हूं इसका। अगर बीजेपी ज्यादा सीटें लड़ती शायद वो इससे ज्यादा ला सकती थी, क्योंकि वो नीतीश कुमार को लाए हैं, उनकी सीटें कम हो गई हैं। तो ये उल्टा भी हो सकता है कि हो सकता था कि 24 में बीजेपी ज्यादा सीटें, लेकिन वो जेडीयू को लाए अपनी तरफ एक नेशनल पर्सपेक्टिव सोच के कि इससे ऑपोजिशन अलायंस की हवा निकाल देंगे, 4-5 सीट बिहार में सैक्रिफाइस करनी है तो कर दो। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, मुझे आज की तारीख में बीजेपी पर से का नुकसान बिहार में होता हुआ कम दिख रहा है, एनडीए का नुकसान हो सकता है। चलिए बिहार से हम दूसरे स्टेट पर आते हैं। अब है पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल की बहुत बात होती है, और अगर देखें कि कोई एक अपोजिशन लीडर फाइटर की तरह मोदी के सामने चैलेंजर की तरह है तो ममता बनर्जी है। विधानसभा चुनाव भी हमने देखा जो पश्चिम बंगाल में हुआ, प्रधानमंत्री मोदी वो दीदी और तमाम तरह के नारे, और वहां भी सरकार बनाने के दावे मोदी और अमित शाह कर रहे थे, पूरी ताकत झोंकी गई 6 साल तक वहां। लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया पिछले चुनाव का, और 200 पार करके 210 पार कर गई जी। अब इस बार, और लेकिन लोकसभा चुनाव का देखें तो सामने है कि बीजेपी ने वहां 18 सीटें गेन किया, ये बहुत बड़ा 40% वोट, 40%, और ये वोट शेयर इनका असेंबली में भी रहा। ममता जी का वोट शेयर भले सीट 77 मिला, लेकिन वोट शेयर, ममता जी का वोट शेयर में 48 चला गया एक्चुअली। ये हुआ असेंबली में, ये फर्क आया। तो अब यहां अगर बंगाल में देखें तो बंगाल में पहले लग रहा था कि इंडिया गठबंधन है, 2 सीटें हो सकता है, 4 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़े, कांग्रेस लेफ्ट ये सब कुछ हो। मंच पर बेंगलुरु मुंबई में सब लेफ्ट और कांग्रेस और ममता बनर्जी सब दिखी, लेकिन ऐसी स्थिति अभी फिलहाल टिल नाउ नहीं दिख रही है। ममता बनर्जी ने 42 के 42 अनाउंस कर दिए। अधीर रंजन वर्सेस ममता बनर्जी भी, अधीर रंजन की सीट पर भी इरफान पठान के भाई को जाकर चुनाव लड़ा दिया। तो अब क्या दिखता है बंगाल में आपको इसमें? एक अगर हम 2 पर्सपेक्टिव है बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडिया गठबंधन, बिल्कुल पहले इंडिया की बात करते हैं। उसमें एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी थी और एक शायद कहीं थोड़ा मिस हो गया। लेफ्ट को इंक्लूड ना करना अच्छी स्ट्रेटेजी थी। उसका कारण यह था, बीजेपी का सारा वोट एंटी ममता वो वाला वोट है जो लेफ्ट को जाता था पारंपरिक तौर पे। अगर टीएमसी लेफ्ट को भी ले आती तो वो वोट जो लेफ्ट लेने वाला था वो भी बीजेपी को चला जाता। तो लेफ्ट को एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में बनाए रखना एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी मेरे हिसाब से। लेकिन कांग्रेस को दूर रखना शायद बैकफायर कर सकता है, खासकर मुस्लिम डोमिनेटेड मालदा मुर्शिदाबाद के इलाकों में, जहां पे आपने कहा अधीर रंजन जी जैसे हैं।
उन एरियाज में अगर मुस्लिम वोट का बंटवारा थोड़ा सा भी हो जाता है, हालांकि चांसेस कम हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी हो जाता है तो ऐसे में स्थिति तृणमूल के लिए खराब हो सकती है। इसमें एक और पहलू है जीत जी, अगर आप कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का मैप देखें तो उन्होंने नॉर्थ बंगाल में ठीक ठाक समय बिताया। नॉर्थ बंगाल बीजेपी का बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है आज की तारीख में। तो क्या एक ऐसी टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो सकती है जहां कांग्रेस कैंडिडेट दे, लेकिन वो कैंडिडेट दें जो बीजेपी का वोट काटे? ये मेरे अभी जब कैंडिडेट लिस्ट आएगी तब क्लियर होगा। तो इंडिया अलायंस की तरफ से ये है। बीजेपी की अब बात करते हैं। देखिए, बीजेपी मुझे 2021 के विधानसभा के बाद पिघलती हुई दिखी बंगाल में। ऐसा लगा ये पार्टी अब नहीं रहेगी ज्यादा पावरफुल, लोग छोड़ के जा रहे थे, मिनिस्टर्स क्विट कर रहे थे, और जो मुकुल राय टाइप के लोग छोड़कर आए वापस थे, चले वो फिर गए। वापस बाबुल चले गए। सुप्रियो जो बाबुल इतने सुप्रियो, पुराने से बीजेपी में बिल्कुल, चले गए, आसनसोल में जिसने है ना? बीजेपी का खाता खोला जब 2 सीट थी तब। करेक्ट। ऐसा लग रहा था ये बीजेपी ये वन टाइम वंडर था, अब वापस हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं। बीजेपी के पास जो संसाधन है, जो उनकी मोटिवेशन है, जो उनकी मशीनरी है, वो लगी रही। आज की तारीख में बीजेपी टक्कर दे रही है तृणमूल को, और ये इस समय प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि कौन आगे रहेगा, लेकिन बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि तृणमूल के लिए ये केक वॉक है या वॉक ओवर है बीजेपी के ऊपर। अच्छा, हमारा जो सर्वे आखिरी कह रहा था, आपका सर्वे मतलब सी वोटर, 22-19-1, मतलब आप कह रहे हो 22 किसको? तृणमूल, मतलब बेसिकली स्टेटस को। हाँ, और ये इसको आप, ये 19 कह रहे थे और ये 1 कह रहे थे। तो ये आप लास्ट बीजेपी की 1 सीट बढ़ा रहे हो मतलब हाँ, और हालांकि और कुछ और कांग्रेस को 1 सीट कम कर रहे हो। हाँ? हालांकि कुछ सर्वे ऐसे हैं जीत जी जो उल्टा भी कह रहे हैं। हाँ। कि भाजपा 25, तृणमूल 17, वो देखना पड़ेगा, लेकिन कहने नहीं तो अभी हम कंक्लूजन, सर्वे तो देखो बीजेपी के इन्फ्लुएंस में होता है, होते हैं, काफी होते हैं, क्योंकि सत्ता के केंद्र में है, एक हवा बन। भाई जब 77 सीटें बीजेपी को मिली विधानसभा में, तो बहुत सारे सर्वे, 150 बड़े बड़े चैनल के सर्वे, एबीपी न्यूज और ये सब रिपोर्टर सब 150 पार कर रहे थे बीजेपी को। चलिए, मैं इतना एक परसेप्शन ऐसा बन गया था, बीजेपी की सरकार हवा बन गई थी, हवा बन गई। मैं कंक्लूजन इतना दूंगा, बहुत टफ फाइट है, और फाइट में ये है, लेकिन बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन शायद अभी उतना जबरदस्त नहीं है कि जितना तृणमूल है, लेकिन क्योंकि नेशनल चुनाव है तो एज बीजेपी को कई जगहों पे इस वजह से मिल जाता है कि उनका एक प्राइम मिनिस्टरियल फेस है। वही बात है, अगर इंडिया गठबंधन फ्रक्टिफाई हो जाता और एक नेशनल प्लेटफॉर्म बन जाता जहां लगता कि तृणमूल की बड़ी नेत्री इंडिया अलायंस, जो कि एक नेशनल अलायंस है, उसमें एक बड़ा रोल निभा रही है, चाहे वो कोई भी रोल हो, तो वो वोट फिर नेशनल तरीके से पड़ता। अभी फिर यही है कि रीजनल पार्टी वर्सेस बीजेपी, लेकिन क्या ये रीजनल पार्टी आगे जाके सरकार बना पाएगी? ये नेशनल स्टेट पे हमें क्या मिलेगा इससे? ये यहां पे साइकोलॉजिकल एज बीजेपी को है, लेकिन तृणमूल बहुत ही, एक जैसे आपने कहा, लड़ाकू, जुझारू, कुछ मायने में तो मैं कहूंगा मोर देन रिक्वायर्ड लड़ाकू। आप समझ रहे हैं किस तरह की बात कर रहा हूं? जो ये संदेश खली वगैरह में ऐसे एलिमेंट्स भी हैं उस पार्टी में। यही एक रीजन है कि बीजेपी का जो उभार हुआ, कि जो वर्कर था तृणमूल, जो लेफ्ट का, वो बीजेपी की तरफ आया, तो वो लड़ाई टफ देंगे, लेकिन यहां पे मामला बहुत अच्छा होने वाला है, कड़ा मामला होने वाला है। किसके लिए एज मैं तृणमूल को दूंगा अभी। ओके, तो बंगाल में भी ऐसे 7, लेकिन ये बीजेपी का ऐसा सफाया हो जाएगा, ये मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा। 7 दौर में बंगाल में भी बिल्कुल चुनाव है, 19 अप्रैल से आखिरी 1 जून। तो आप, अगर हम स्टेट वाइज आ रहे हैं, आप बिहार में भी आप बीजेपी को नुकसान जैसा बहुत नहीं देख रहे हो अभी नहीं, लेकिन एनडीए को देख रहे हैं। हाँ, मैं अभी बीजेपी को कम कर रहा हूं, क्योंकि हम 303 पर बात कर रहे हैं, हम 340-35 एनडीए के नंबर पर बात कर रहे हैं। तो आप बिहार में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देख रहे, 1-2 जैसा अभी नहीं देख रहे बीजेपी को, और यहां भी आप बीजेपी को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देख रहे। थोड़ा बहुत हो सकता है, बट इतना मेजर नहीं कि 18 से 3 पे आ जाएगा, ये कहना मुश्किल है। अब आते हैं महाराष्ट्र। चूंकि महाराष्ट्र भी एक अहम स्टेट है, और महाराष्ट्र में बहुत उथल पुथल भी बीते सालों में हुआ है, खासतौर से जिस ढंग से सरकार गिराई गई उद्धव ठाकरे की, जिस ढंग से एकनाथ शिंदे की सरकार बनी, उसके बाद अजीत पवार की पार्टनरशिप हुई, जिसको मोदी भ्रष्ट कहते रहे, वही अजीत पवार को जिस ढंग से सत्ता में साझेदार बनाए, देवेंद्र फडणवीस जो अपना मुख्यमंत्री था उनको डिप्टी सीएम बनाया, तो ये सब बहुत कुछ हुआ। तो अब महाराष्ट्र की अगर बात करें, और ये बहुत सारे लोगों का आकलन, कैलकुलेशन है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को झटका लग सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुत फायदा हुआ था। अगर हम बात करेंगे 2019 की, तो 23 सीटें महाराष्ट्र में बीजेपी जीत गई थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सेना और दोनों का कॉम्बिनेशन था।
इस बार कॉम्बिनेशन चेंज हुआ, एक सेना तो है लेकिन वो एकनाथ शिंदे की सेना है, एनसीपी का एक गुट है जो अजित पवार का गुट है, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस, वो सब है। अब यहां आते हैं, यहां महाराष्ट्र में अगर देखें तो 5 चरणों में, 5 दौर में महाराष्ट्र में चुनाव है, 19 अप्रैल से लेकर 20 मई के बीच। हाँ, बीजेपी, हम बीजेपी पर अभी बात कर रहे हैं। अभी आपने मुझे एक बहुत स्वादिष्ट भूजा खिलाया। हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति एक बहुत बड़ा भूजा बन चुका है इस समय, जहां कहना बहुत मुश्किल है कि क्या होने वाला है, कौन किसके साथ है, क्या वोट किधर ट्रांसफर होगा। इस वजह से इस समय महाराष्ट्र को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहां बीजेपी को नुकसान होने का अंदेशा है। उसका कारण मैं बताता हूं। देखिए, बीजेपी जब सेना, कांग्रेस, एनसीपी साथ हो गए तो एकदम कॉर्नर में चली गई थी। अब बीजेपी ने एक टुकड़ा सेना का ले लिया, एक टुकड़ा एनसीपी का। लेकिन बीजेपी की पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में एंटी मराठा ओबीसी पर बेस्ड रही है, लेकिन अब आपने मराठा को इतना डोमिनेंस दिया है आज की तारीख में, तो वो रिएक्शन कैसा होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे के पास सिंपैथी है, शरद पवार जी के पास सिंपैथी है। तीसरी बात, कांग्रेस का कहीं ना कहीं विदर्भ में एक कमबैक सॉर्ट ऑफ होता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम केवल एक विधानसभा के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे होते, जो कि इस साल होना है वो भी, तो एडवांटेज महाविकास आघाड़ी। फिर वही बात है, क्योंकि नेशनल इलेक्शन है, बीजेपी का एडवांटेज इज प्राइम मिनिस्टर मोदी का फेस। अगर इंडिया अलायंस एक फॉर्मेशन दे पाता कि हम ये प्रोग्राम है ये, तो यहां पर सिचुएशन काफी खराब हो सकती थी बीजेपी के लिए, लेकिन उन्होंने अपने लॉसेस को कट किया है। अब सबसे बड़ा सवाल है जी यहां होगा कैंडिडेट सिलेक्शन और कौन किसको अपने वोट ट्रांसफर करा पाता है। उदाहरण के तौर पे, क्या उद्धव सेना कांग्रेस को वोट ट्रांसफर करा पाएगी अपना? क्या अजीत पवार अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर करा पाएंगे एंड वाइस वर्सा? ये कहना बहुत मुश्किल है। जो सेना में जो टूट हुई है एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव, उसका भी अगर देखें तो पहला टेस्ट होगा लोकसभा चुनाव। बिल्कुल, कोई इलेक्शन नहीं हुआ। आप देखिए, चौंकने वाली बात है, अभी तक बीएमसी का चुनाव नहीं हुआ। बिल्कुल ड्यू है, दो साल हो गए मेरे ख्याल से, ड्यू है, 2 साल हो गए। और जो बायपोल हुए, जब तक एमवीए था बायपोल में वो जीत रहा था, तो अलायंस वर्क कर रहा था। लेकिन आज की तारीख में एमवीए भी कमजोर है और जो एनडीए का अलायंस है उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत है। अभी देखिए आप नारायण, वो जो मेरे ख्याल जो सीट है एकनाथ शिंदे के पुत्र की, वो उस पर विवाद चल रहा है। तो ये सारे कॉन्ट्रडिक्शंस दोनों अलायंस में है। लेकिन मुझे सिंपैथी और केमिस्ट्री एमवीए की तरफ लगती है। लेकिन पीएम का फेस, धन बल ज्यादा, तो सिंपैथी और केमिस्ट्री अगर महाविकास आघाड़ी की तरह लगती है, उस केस में ये बीजेपी यहाँ लूजर दिखती है आपको? ये 23 में से, हाँ जी, माफ करें, 23 लड़ी थी, 23 में से, हाँ, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। इसमें मैं कितना होगा ये मैं नहीं कह सकता, ये पॉसिबल है। तो क्या पॉसिबल है इसमें कमी आ सकती है। और फिर बता दो, हमारा आखिरी सर्वे जो था उसमें हमने एमवीए को लीड दी थी 25 वर्सेस 20। 25 किसको? एमवीए को, महाविकास आघाड़ी को दिया 25 सीट आपने दिया एमवीए को, और 20, ये अप्रोक्सीमेट नंबर है, थोड़ा आगे पीछे हो तो माफ कर दीजिएगा, आपने एनडीए को। एनडीए, बट इसमें बहुत कुछ अब सीट डिक्लेरेशन, कॉम्बिनेशन, बट अभी तक तो क्लैरिटी कहीं से नहीं आई। फिर अभी एनडीए पे मैं नहीं जा रहा हूं, बार-बार मैं बीजेपी नहीं, इसमें एनडीए अहम है। नहीं अजीत जी, इसमें जरूर है, क्योंकि 23 सीट लड़कर 18 जीत गई थी सेना। अगर ये देखें 18 और 23 तो एकदम 41 है। 48 में से 41 एनसीपी को सिर्फ 4 सीटें मिली। लेकिन मैं चूंकि 303 के बेंचमार्क को यहां पे बढ़ने का स्कोप कम है बीजेपी का, लेकिन बहुत सारे लोग मान रहे हैं घटने का बहुत स्कोप है, घटने का स्कोप है यहाँ पे। अब वो कितना घटेगी ये कहना मुश्किल है। मतलब 5-6 महीने, 8-10 महीने पहले अगर एकनाथ शिंदे वाला नहीं हुआ होता, 2 साल पहले, हाँ 2 साल, पौने 2 साल पहले, 1.5 साल, 2022 जून की बात है मेरे ख्याल, जुलाई हो सकता है। इतनी बार टूट-फूट हो गया आप। जब भी शिंदे के पहले, टूट-फूट के पहले तो स्थिति कुछ और थी, वन वे ट्रैफिक था, मतलब 30 समथिंग होता ऐसा। लेकिन आज टक्कर है और एमवीए हमें आगे दिख रहा है, बट ये स्थिति बदल भी सकती है। लेकिन यहां बीजेपी, एक ही तरीका है जिससे बीजेपी बढ़ सकती है, वो ये है, अगर वो 25 की जगह मान लीजिए 35 सीटें लड़ती है और उसका स्ट्राइक रेट कम भी हो जाता है, तो सीटें बढ़ा सकती है। बट क्या जो अलायंस पार्टनर हैं, जिसमें शिंदे जी हैं, पवार जी हैं, क्या वो इनको 35 सीट देकर 13 में मानेंगे? ये मुश्किल लगता है मुझे। और एमवीए में अभी एक और गरारी फंसी हुई है, प्रकाश अंबेडकर की। बहुत अहम ये हो सकता है, क्योंकि वो एससी वोट लेकर आते हैं।
तो बड़े सारे कंफ्यूजन है अजीत जी इसमें कहना, लेकिन बीजेपी का ये परफॉर्मेंस रिपीट करना 25 में 23 ये मुश्किल लगता है। हाँ 35 में 23-24 हो सकता है। हाँ लेकिन 35 होगा तो एग्जैक्टली क्या 13 वही सीट में वही वो मैं दो कह रहा बड़े हूं, पार्टनर मानेंगे? यही मैं कह रहा हूं कि इस वजह से इतने सारे वेरिएबल्स हैं तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ये कहना इस समय सेफ रहेगा यहां बीजेपी के गिरने का लेकिन ये स्कोप भी है। तो है ना कि अगर 35 भी, अब मान लो हाइपोथेटिकल बात करो, बीजेपी भी अगर 23 सीटें जीती, 25 लड़के और 27% वोट बीजेपी को आया, तो सेना का जो एक हिंदुत्व वाला था, बाल ठाकरे और बीजेपी की केमिस्ट्री थी 95 से इतने सालों का, उसकी वजह से वोट ट्रांसफर एक दूसरे को हुआ, इनको भी फायदा हुआ, इनको भी फायदा हुआ। अकेले बीजेपी लड़के आप करो अगर 35 भी लड़ जाए तो उसका कोई ऐसा अभी सैंपल नहीं है जिसके आधार पे माने बीजेपी बढ़ जाए, नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी प्लस सेना हमेशा देखा गया 95 ऑनवर्ड्स। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने कुछ समय से कंसोलिडेशन किया है महाराष्ट्र में, इसमें भी है, तो इस समय ये कह पाना बहुत मुश्किल है अजीत जी किसका कितना कोर वोट है, सबसे मेन बात ये है। बट हाँ यहाँ पे और ये पहली बार उस तरह से टेस्ट हो रहा है ना, कोई डेटा रेफरेंस पॉइंट नहीं है हमारे पास। उसके बाद आते हैं कर्नाटक। अब कर्नाटक, चूंकि सबकी नजर कर्नाटक पर भी है, और कर्नाटक पर इसलिए भी है क्योंकि कर्नाटक में जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ वो बहुत मोदी के लिए सरप्राइज था। बजरंग बली का इस्तेमाल, प्रधानमंत्री मोदी की पूरी ताकत, दनादन रैलियां, और एक तरह से बजरंग बली को ही प्रतीक बना दिया। बजरंग दल पर सवाल था, बजरंग दल की गतिविधियों पर बैन करने जैसी कुछ बात आई, खबर आई, हो हल्ला हुआ, और उसके बाद बजरंग बली से जोड़ दिया मोदी जी ने। लेकिन कर्नाटक की जनता ने बड़ा झटका दिया बीजेपी को। अब इसलिए, और कर्नाटक अगर लोकसभा चुनाव की बात करें 2019 तो आंकड़े सामने हैं, जो बीजेपी के लिए कर्नाटक एकदम कंप्लीट कहें तो 27 में से 25 सीटें कर्नाटक बीजेपी जीत गई 51% वोट शेयर के साथ। अब कर्नाटक में सरकार बीजेपी की बदल चुकी है और सरकार कांग्रेस की। अब कर्नाटक पर आते हैं। जो लोग कुछ स्टेट्स बोलते हैं कि जहां झटका बीजेपी को लगने वाला था और है, इसलिए बोल रहा हूं कि 6-8 महीने पहले, 10 महीने पहले की स्थिति और आज की स्थिति में थोड़ा फेरबदल, काफी फर्क, इसलिए था और है के बीच एक फासला है। लेकिन माना जाता था कि कर्नाटक बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए, क्योंकि एकदम मैक्सिमाइज बीजेपी ने किया। अब यहां क्या दिखता है? एक तो पहली बात, 2 दौर में चुनाव है जी, 26 अप्रैल और 7 में। पहली बात तो इसमें ये जुड़ गए हैं दोनों। हाँ, पिछली बार अलायंस कांग्रेस और जेडीएस का था, अब ये साथ में आ गए। देखिए अजीत जी, जब विधानसभा का भी चुनाव हो रहा था तो सर्वे में लोग ये कह रहे थे अभी कांग्रेस, लोकसभा में मोदी जी, साफ है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेस इस स्थिति में है कि वो आज भी एक ही सीट लेकर आएगी? मैं नहीं मानता। अलग अलग सर्वे अलग अलग आंकड़े देते हैं। हमने जो आंकड़ा पीछे दिया, जो मुझे ठीक याद अगर आ रहा है, कि हम कांग्रेस को 4 से 6 सीटें दे रहे हैं और बीजेपी को हम थोड़ा सा ड्रॉप दिखा रहे हैं 21-22 पे लाके। मेरा यह मानना है कि कांग्रेस अगर 10 का टारगेट यहां रखती है तो वो 10 सीटें, और अगर वो अचीव कर लेती है लगभग, तो वो सारा लॉस मोरलेस बीजेपी का होगा। तो मतलब अगर 10 सीटें अचीव करती है, हाँ, अभी एक कांग्रेस को है, और ये तो कांग्रेस के सपोर्टर्स को मैं माफी के साथ बोल रहा हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहां पे स्वीप होगी कांग्रेस की, तो ये नहीं होगा। यहां पे कांग्रेस का रियलिस्टिक टारगेट, मतलब अच्छा टारगेट 10 से 15 के बीच होगा। 10 भी मैं कहूंगा एक अच्छा नंबर होगा। मतलब 10 to 15 आप मान रहे हो? 10 to 15 ये टारगेट होगा अजीत जी, अचीवेबल। अभी हमारा नंबर कह रहा है 4 से 6 पे आप पहुंचे। अच्छा चलिए, और बीजेपी को आप कह रहे हो कि 10, अगर ये कांग्रेस जितना भी उनका बढ़ेगा उतना घट जाएगा, तो मतलब बीजेपी हो सकता है 15 के आसपास हो, अगर कांग्रेस को ये नंबर आया। एग्जैक्टली। तो यहां पे चोट पहुंच सकती है, लेकिन डिपेंड करेगा कि कर्नाटक में कांग्रेस कैसे लड़ती है इलेक्शन, और कैसे इसको एक तरीके से मोदी जी के असर से इंसुलेट कर पाती है। पीछे चला था एक साउथ वर्सेस नॉर्थ का नैरेटिव, वो अब नहीं दिख रहा, और मुझे लगता है कि उसमें कांग्रेस सोचा होगा कि नॉर्थ में नुकसान होने की ज्यादा उम्मीद है। बट अब उनके मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन हैं, उन्हीं के भाई हैं जो एक अभी एमपी हैं वहां से। तो कांग्रेस को 2 रीजन्स ऐसे हैं जहां एडवांटेज हो सकता है, एक ओल्ड मैसूर, और उस इलाके में देखिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला भी है। कर्नाटक में प्रमोद मुथल्लिक जैसे लोग और बहुत सारे बीएल संतोष, बीएल संतोष, राइट विंगर बहुत सारे हैं जो अलग अलग, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना, वैसे छोटे छोटे ग्रुप्स भी हैं अलग अलग इलाके में। और बीजेपी ने काफी काम किया है, इसलिए वहां लव जिहाद से लेकर और झटका हलाल, बुर्का बैन सब कुछ हुआ। लेकिन उस सब को वोटर ने विधानसभा में एक तरह से, क्योंकि विधानसभा में बसवराज बोम्मई के सामने सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार बहुत आगे थे। बिल्कुल, कांग्रेस ने अपनी लोकल लीडरशिप को बहुत कमजोर कर दिया।
अब आप देखिए ये कल परसों जो आया है, ये येदियुरप्पा जी के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसका क्या असर होगा, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जो लिंगायत कम्युनिटी काफी हद तक कांग्रेस के पीछे आ गई थी विधानसभा में, वो शायद अब वापस जाएगी लोकसभा में बीजेपी के पीछे। उसका एक उदाहरण है जगदीश शेट्टार, एक लिंगायत लीडर जो बीजेपी की तरफ से कांग्रेस में आ गए थे, वो वापस चले गए। वो देख रहे होंगे वहां उन्होंने येदियुरप्पा जी के पुत्र को बना दिया है स्टेट प्रेसिडेंट। वो समझ रहे हैं कि लिंगायत का हमको चाहिए सपोर्ट और येदियुरप्पा जी ही ला सकते हैं। जेडीएस उन्होंने, तो यहां भी सर्जरी हुई है, लेकिन यहां कांग्रेस कर सकती है। अच्छा, मैं कह रहा था दो रीजन है यहां पे। एक दक्षिण कर्नाटक ओल्ड मैसूर जो मेरे ख्याल दूसरे चरण में जा रहा है, और एक हैदराबाद कर्नाटक जहां से खड़गे जी आते हैं जो तीसरे चरण में जा रहा है। अब देखिए कांग्रेस की विडंबना देखिए अजीत जी, खड़गे जी स्वयं कह रहे हैं कि यार मैं इलेक्शन लड़ूंगा या नहीं मुझे नहीं पता, जबकि उनके वहां से इलेक्शन लड़ने में आसपास की सीटों पर भी फर्क पड़ सकता है कुछ हद तक। आइडियली इंडिया अलायंस में क्या होता, खड़गे जी एक पद पे होते, नीतीश कुमार जी एक पद पे होते। खड़गे जी दलित, नीतीश कुमार ओबीसी ईबीसी, खड़गे जी साउथ, नीतीश कुमार जी नॉर्थ। ये अगर जुगलबंदी बनती तो आप सोचिए कर्नाटक और बिहार आप साथ चुके होते काफी हद तक एज इंडिया अलायंस, पर वो नहीं हुआ। तो कर्नाटक की स्थिति कार्तिकेय के हिसाब से, अब यूपी, चूंकि यूपी बहुत अहम है, और हम मैं इसमें जोड़ दूं अजीत जी एक स्विंग स्टेट जिसके बारे में जो लोग बात नहीं कर रहे ज्यादा, स्विंग नहीं, मुझे लगता है यहाँ कांग्रेस ओपनिंग है हरियाणा। मुझे लगता है 10 चूंकि बीजेपी 10 में 10 इस बार कांग्रेस में, जो कि जाटों का एक तबका नाराज है भाजपा से, और वहां पे हुड्डा जी के लीडरशिप में दोनों भूपेंद्र जी और दीपेंद्र जी, उनके लीडरशिप में कांग्रेस वहां पे एक्टिव रही है। तो विधानसभा में तो वो अच्छा करेंगे ही, हालांकि यहां पर भी देखिए सर्जरी हुई है। भाई ये अगर उनको चिंता नहीं होती तो वो नहीं करते। नहीं होता, एक दिन पहले खट्टर की तारीफ कर रहे हैं मोदी और अगले दिन और उनको अब एमपी का कैंडिडेट बना के बैठ दिया, एमपी बना। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस की वहां 2 से 3 सीटों में ओपनिंग हो सकती है। तो वो एक और स्टेट है, वो नजर में रखिएगा। बस अब हम यूपी की बात। अभी कर्नाटक में ऐसे, माफ करें, हरियाणा में 10 की 10 बीजेपी है। तो हरियाणा का जिक्र किया। अब चूंकि हम लोग शुरू से ये मुहावरा होता है कि देश की सत्ता, दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी होकर जाता है, चूंकि सबसे अधिक सीटें हैं, 80 सीटें अभी है विभाजन के बाद, उसके पहले 85 थी शायद, उत्तराखंड और दोनों साथ था। तो अब यूपी में अगर बात करें 2014 और 2019 बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली। 14 में तो 73 सीटें एनडीए जीता, 71 बीजेपी, 2 अपना अनुप्रिया पटेल की पार्टी। लेकिन अगले चुनाव में 2019 में जब इतना यूफोरिया था, पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक, सब कुछ, उसके बाद भी बीजेपी 62+2 उसकी सहयोगी। क्यों? क्योंकि बीएसपी और सपा दोनों साथ मिलकर लड़े। 10 बीएसपी, 5 सपा, और अमेठी कांग्रेस हार गई, एक रायबरेली बची। तो अब इस बार यूपी की क्या तस्वीर दिखती है? यूपी सबसे बड़ा सूबा है, 7 चरणों में यूपी में चुनाव है। जैसे बिहार में 7 चरणों में, वैसे यूपी में चुनाव है। अब यूपी देखिए वही है, डाइवर्जेंस है विधानसभा और लोकसभा में। यही समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो 22 में 35-36% वोट लाया था, इस बार इतना वोट लाना इनके लिए बहुत कठिन, क्योंकि नेशनल इलेक्शन है। यूपी में भाजपा के पास अजीत जी एक मुख्यमंत्री भी हैं जो काफी ताकतवर है, प्रधानमंत्री की अपनी सीट है, राम मंदिर है, कास्ट कॉम्बिनेशन है, आप जो कहिए बीजेपी के लिए यूपी मतलब एक बहुत ही अनुकूल माहौल है उनके लिए, मतलब पॉजिटिव माहौल। और अगर चैलेंज था आरएलडी, ये सब गठबंधन, आरएलडी भी चली गई, उसको भी थोड़ा रफू कर दिया आरएलडी को। अब बचते हैं कौन? सपा और कांग्रेस। देखिए कांग्रेस का आधार ये 6% है और बहुत स्कैटर्ड है, उसमें से मैक्सिमम ये आ रहा होगा आपका रायबरेली से। कांग्रेस ने अभी तक अमेठी रायबरेली कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं किए हैं। तो बचती है सपा, सपा को ही इसको लीड करना है। और बसपा जो है वो अभी तो ऐसा लग रहा है कि इनको डेंट करेगी सपा और कांग्रेस को बाय फील्डिंग मुस्लिम कैंडिडेट्स। बसपा का जो नॉन जाटा वोट था वो ऑलरेडी बीजेपी ले जा चुकी है काफी हद तक। इनका जो जाटा वोट बचा है वो रहेगा। बसपा सबसे बड़ी लूजर होगी इस इलेक्शन की, मुझे जो लगता है, अगर अलायंस अब वो नहीं करती इंडिया अलायंस के साथ, जो अभी तक तो नहीं हुआ है। लेकिन वो कई सीटों में अपने कैंडिडेट्स के जरिए सपा और कांग्रेस की गेम खराब कर सकती है, खासकर वेस्टर्न यूपी जैसे इलाकों में। मुझे यूपी बीजेपी के लिए काफी पॉजिटिव लगता है आज की तारीख में। मुझे यहाँ पे चैलेंज अगर दिखता भी है, सपा और कांग्रेस अगर बीजेपी को 65 पर भी रोक पाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन ये बताओ, ये इसका आधार क्या है कि अगर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया तो फिर आप उसको वैसी स्थिति में
19 जैसी स्थिति में क्यों देख रहे हो आप? छोटी छोटी जातियां, जैसे राजभर थे, चले गए, उस अभी जयंत चले गए, तो उस समय क्या था कि अखिलेश जी ने एक बहुत रेनबो कोalition बनाया था। अखिलेश जी चेहरा थे और स्विंग वोटर जो था वो इतना वन साइडेड नहीं था। वो ठीक है, अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, योगी जी भी बन सकते हैं, चांस है। आज की तारीख में स्विंग वोटर कहां जाएगा? वो जो स्विंग वोटर ये देख रहा है कि मुझे प्रधानमंत्री किसको देखना है, अब अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, कांग्रेस की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है, इंडिया अलायंस, वही जो मैं कह रहा हूं, वो प्लेटफॉर्म नहीं बन पाया जहां आप देखते हैं कि हाँ जी, एक खड़गे जी हैं, नीतीश जी हैं, उनके साथ अखिलेश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, ममता जी हैं, वो हो नहीं पाया। तो वो स्विंग वोटर कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और जो पीएम का फेस है, फिर से वही बात है कि वो बहुत अहम हो जाता है। और कास्ट कॉम्बिनेशन जैसे विधानसभा में काम करते हैं माइक्रो लेवल पे, लोकसभा में बीजेपी नेशनल मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं उसको न्यूट्रलाइज करने में सक्सेसफुल रहती है। तो मुझे यहां फिर से, और इनफैक्ट ये नहीं कि वो कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करती, वो अपनी कास्ट पॉलिटिक्स करती है, लेकिन कोशिश करती है कि ऑपोजिशन की कास्ट पॉलिटिक्स को डाइल्यूट कर दे नेशनल मुद्दे लाकर सामने। तो भारतीय, लाभार्थी, हिंदू, ये मैक्रो आइडेंटिटीज हैं। आप माइक्रो आइडेंटिटीज को डाइल्यूट करने के लिए मैक्रो आइडेंटिटीज ले आते हैं। इनफैक्ट यादव वोट में भी स्प्लिट होने के चांसेस है, कुछ लोग तो ये कहते हैं लोकसभा में। नहीं, वो तो चलो देखो, माहौल तो अल्टीमेटली बीजेपी का ऐसे भी बनता और है, यूपी हर में तरह के सर्वे में ये बनाया भी जाता है। और लेकिन अजीत जी यूपी में है। हाँ, नहीं वो चलिए, वो हो सकता है, आपकी बात सही भी हो, लेकिन एक कॉम्बिनेशन वही जो जिस कॉम्बिनेशन ने वर्क किया था, अगर हम बात करें 2000 वर्क किया, मतलब फिर भी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया, लेकिन 2019 की बात करेंगे जब बीएसपी और सपा साथ आई तो 10 सीट बीएसपी जीती। इस बार भी पहले से, अभी अगर देखें पिछले हफ्ते के पहले तक 8-10 दिन तक बहुत सरगर्मी हुई कि मायावती हो सकता है गठबंधन के साथ आ जाए, और इस तरह के कयास जिसमें आधी हकीकत आधा फसाना होता है, अफवाह भी होता है। लेकिन उसके बाद मायावती ने खंडन कर दिया, तो एक बात क्लियर हो गई कि मायावती अब नहीं आ रही। उस सिचुएशन में मायावती, ऐसा आप भी वही करें, स्पॉइलर हो सकती है कैंडिडेट्स के थ्रू, अपने कैंडिडेट्स के थ्रू, जैसे उनकी लिस्ट आ रही है उसमें बहुत स्पेसिफिक मुस्लिम कैंडिडेट। एग्जैक्टली वही बात है कि जो सपा जो का इसका जो वोट बैंक के कोर एमवाई हाँ। है ना, एमवाई के बियॉन्ड कैसे जाए सपा, सबसे बड़ा चैलेंज उसका यही है। 20% आप मान लीजिए मुस्लिम और 10% अभी, तो ये 30% बनता है। इसके बियॉन्ड आप कैसे जाएं? और जो है उसमें बसपा सेंध मारने को तैयार है। कांग्रेस का जो वोट था थोड़ा बहुत, जो अपर कास्ट और मुस्लिम, वो इतना ही रहेगा शायद 5-6%। तो आप वो 35-36 से ऊपर कैसे जाएंगे जब नॉन यादव ओबीसी और नॉन जाटव दलित में बीजेपी ने इतनी पैठ अपनी बनाई हुई है। हाँ, ये है कि आपको कुछ एक तबका जाटों का उस इलाके से आ सकता है जो ये गन्ना बेल्ट है ऊपर नॉर्थ वेस्ट, जहां पे जयंत चौधरी के स्विच से लोग इतना खुश ना हो। देखिए जाटों में भी अलग अलग रीजन हाँ, जो ट्रेडिशनली जिनको लगता होगा कि हम बीजेपी के खिलाफ ही तो लड़ वो रहे खुश, थे, हाँ, और अब जैन चले गए तो हम बीजेपी के साथ हाँ, जाएं या ना जाएं, या कैसे जाएं वाला सवाल। तो उसमें भी दो तरह के जाट हैं, मतलब ज्योग्राफिकली। एक जिसको लग रहा है कि जैन जी ने सही किया कि चलो बीजेपी के साथ चलते हैं, और एक ने कहा कि नहीं, ये हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है, हम जैन जी के साथ नहीं जाएंगे। तो वो वाला वोट क्या गठबंधन ला पाता है? बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन एडवांटेज बीजेपी को है। नहीं, वो एडवांटेज किस हद तक है? अगर मैं आपको वही कह रहा हूं कि ये 62 ये अगर अलायंस अगर इनको 65 पे भी रोक पाएगा तो एक अच्छी परफॉर्मेंस होगी। अच्छा, मतलब बीजेपी को आप यूपी में 2019 की स्थिति में देखते हो थोड़ी बेहतर ही हो सकती है, थोड़ी बेहतर हो सकती है। तो ये ओवरऑल इनका आकलन है, और इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं, इनकी राय है। अब इसीलिए मैंने यूपी को स्विंग स्टेट नहीं माना था। हाँ। शुरुआत में ही मैंने आपको कहा था जो 4 स्विंग स्टेट थे, हाँ। मैंने यूपी में को उसमें नहीं माना, क्योंकि यूपी हमारे 4 हिसाब से स्विंग स्टेट हो गए आपके हिसाब से, वही जिनका जिक्र किया, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक जी, ये 4 स्विंग स्टेट है, और बड़े स्टेट्स है ये, मतलब हाँ बड़े स्टेट है, और यही बहुत कुछ दिशा तय करने वाले 150 तकरीबन सीटें हैं। हाँ। अगर यहां पर इंडिया अलायंस किसी चमत्कार से 100 सीटें ले आता है तो बीजेपी 272 पाने में भी मुश्किल आ जाएगी उसको। अब बात आती है जो बाकी स्टेट है, जी। उसके ग्राफिक्स अभी हमने नहीं यहाँ लोड किए, जिसमें मध्य प्रदेश है, जिसमें राजस्थान है, जिसमें गुजरात है। तो गुजरात तो चलिए, मोदी जी का गुजरात है, अभी विधानसभा में 150 पार का आंकड़ा हो गया, लेकिन राजस्थान और एमपी और छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़ भी, लेकिन चलिए 11 सीट वाला स्टेट है जिसमें 9 बीजेपी को आ गया। लेकिन अगर एमपी देखेंगे तो सिर्फ एक छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस को मिली। राजस्थान में देखेंगे 25 में 24 बीजेपी जीती, एक नागौर, वो भी हनुमान बेनीवाल को पिछली बार बीजेपी के साथ ही था। तो राजस्थान और एमपी क्या देखते हो? हाँ। क्योंकि ये वो स्टेट हैं जहां बीजेपी ने मैक्सिमाइज किया। करेक्ट। तो देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। अगर 3 राज्यों के चुनाव नहीं जाते जैसे वो गए, शायद स्थिति कुछ और होती, लेकिन आज की तारीख में स्थिति लगभग वही है जो 2019 में थी। यहां पे बीजेपी अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी, लेकिन यहां ओपनिंग्स हैं। उदाहरण के तौर पे जो ये फेज 1 है, जो फेज राजस्थान का, ये फेज 1 जो है, ये बेल्ट, ये शेखावटी की बेल्ट है। आप मेरे ख्याल गए थे इस इलाके में, जो दासरा जी का इलाका जो है, जाट बहुल इलाके हैं, यहां पे नाराजगी है बीजेपी के खिलाफ। अगर बीजेपी, और मैंने सुना है कांग्रेस का आरएलपी से अलायंस भी हो रहा है, जिसका असर यहां के जाट इलाकों में हो सकता है, नागौर जैसे इलाकों में। अगर कांग्रेस कुछ सीटों में इस मोबिलाइजेशन को ला सकती है तो 2-3 सीटें राजस्थान में बन सकती हैं। मोटा मोटी मैं आपको यह बोलूंगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ये वो राज्य हैं जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, हिंदी स्पीकिंग और वेस्टर्न स्टेट्स, यहां पे कांग्रेस के सिंबल और नेतृत्व से ज्यादा कैंडिडेट इलेक्शन जिताने की स्थिति में रहेगा कांग्रेस को यहां अच्छे कैंडिडेट देने पड़ेंगे। अब आप उदाहरण देखिए, छत्तीसगढ़ में आपने उतार दिया भूपेश बघेल जी को और टीएस सिंहदेव को, लेकिन राजस्थान में गहलोत जी ने अपने पुत्र को उतार दिया। ये चॉइसेस करनी थी आपको, इंस्पायर्ड डिसीजंस। 2014 में बीजेपी ने किया, अभी विधानसभा चुनाव में 7 एमपी, मंत्री, महासचिव सबको उतार दिया। आप 2014 में पंजाब देखिए अजीत जी, पंजाब में एक सीट पर, हाई प्रोफाइल सीट पर सोनिया गांधी जी ने अमरिंदर सिंह को उतारा, अरुण जेटली हार गए। सही बात। तो ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस का हाईकमांड भी इतना स्ट्रांग नहीं है और लोकल लीडर्स में शायद एक रिलक्टेंस है कि ये कुछ होना तो है नहीं, शायद ऐसा दूर से लगता है, मैं नहीं जानता। तो हम क्यों लड़े? तो क्यों ना दिग्विजय सिंह जी उतर जाएं, कमलनाथ जी उतर जाएं, जैसे उतरे ना भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, क्यों ना गहलोत जी उतर जाए। सचिन पायलट का भी नाम अभी तक नहीं आया है। दीपेंद्र हुड्डा उतरेंगे या नहीं पता नहीं। अरविंदर सिंह लवली जी कह रहे हैं दिल्ली में, यार हम लोग तो बस सपोर्ट करेंगे, हम कैंपेन करेंगे। ऐसे बात नहीं बनेगी। देखिए, सिंबल होता है, लीडर होता है और कैंडिडेट होता है। नॉर्थ में कांग्रेस का सिंबल और लीडर कमजोर माना जा रहा है, इस वजह से कैंडिडेट को हैवी लिफ्टिंग करनी है। तो ये गेम यहां बन सकती है। मैं राजस्थान में अभी भी एक ओपनिंग मानता हूं, छत्तीसगढ़ में 2-3 सीटों की ओपनिंग मानता हूं, मध्य प्रदेश में एक छिंदवाड़ा को अगर आप छोड़ दें, कांग्रेस ने इस बेल्ट में अच्छा किया था, कांतिलाल भूरिया की बेल्ट में, रतलाम धार के ट्राइबल इलाकों में, और भिंड मुरैना में थोड़ा बहुत अच्छा किया था। तो यहां कैंडिडेट्स अगर आप अच्छे दें तो एक दो, देखिए इन सीटों में कांग्रेस को इन स्टेट्स में वैसे भी ऐसा नहीं 17% स्ट्राइक रेट चाहिए इनको, यहां 25 में 5, 28 में 4, ये इतना भी कर लें तो बीजेपी को जो 272 का बैरियर है वो क्रॉस करने में टफ हो सकता है। अब दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली में वैसे कहें तो सीट सिर्फ 7 है दिल्ली में, लेकिन 7 की 7 बीजेपी के पास है। और दिल्ली में बीजेपी को रोकने के लिए, या दिल्ली में बीजेपी के सामने अलायंस हो रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, 4-3 का जो भी उनका एडजस्टमेंट है। दिल्ली में क्या लगता है आपको? एट मोस्ट अलायंस के पास ओपनिंग 2 से 3 सीटों में है, चांदनी चौक, नई दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट दिल्ली में से कोई एक सीट है। अगर अलायंस यहां 5-2 भी कर लेता है, बीजेपी से 2 सीटें छीन लेता है, तो अच्छी परफॉर्मेंस होगी। क्योंकि अजीत जी, जो 7 सीटें हैं दिल्ली की, उनमें से वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली, ये बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से जीती थी। तो यहां पे क्लेम करना इन सीट्स को बहुत मुश्किल होगा अलायंस के लिए। लेकिन चांदनी चौक और नई दिल्ली की सीट के मार्जिन कम थे, चांदनी चौक के तो हजारों में थे। ये एक सीट गई है कांग्रेस को, एक आम आदमी पार्टी को। यहां ओपनिंग है। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मुस्लिम वोटर्स भी हैं और जो माइग्रेंट्स हैं बिहार यूपी के, वो वाला वोटर भी है। मतलब अच्छा खासा मिक्स है। मनोज तिवारी भी इनमें से एक सीट से आते हैं। यहां पर बीजेपी स्ट्रांग है, लेकिन इनमें से इन सीट्स में चैलेंज हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हालांकि 7 की 7 सीट पे अगर पिछली बार आप कांग्रेस आम आदमी पार्टी का वोट मिलाएंगे तब भी बीजेपी आगे थी, लेकिन सबसे टोटल नंबर में अगर सबसे कमजोर विकेट पे इन दोनों सीटों में थी, उससे थोड़ी सी स्ट्रांग इनमें और बहुत स्ट्रांग इन तीनों में।
तो मुझे लगता है अगर आप ये 4 मिला दें, इनमें से 3 सीटों में फाइट हो सकती है, और अगर अलायंस 2 निकाल लेता है तो ये एक अच्छी परफॉर्मेंस होगी। तो ओवरऑल आपके हिसाब से अब दो बातों में लोगों की दिलचस्पी होगी, दो एनालिसिस। क्या बीजेपी 272 का आंकड़ा पार करती साफ दिख रही है? 400 का तो उनका दावा है, 350 और जो भी उनका दावा, क्या 272 से पहले भी बीजेपी को रोकने की गुंजाइश दिखती है? अगर स्विंग स्टेट्स में हाँ, अलायंस अच्छा करता है, हाँ, मतलब जो 160 सीटें हैं अगर वो आधी आधी भी बट जाती हैं तो ये हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कंडीशनल स्टेटमेंट है। एज ऑफ नाउ अगर इलेक्शन आज होगा तब शायद बीजेपी पार कर जाएगी 272, लेकिन अगर उन 4 स्टेट्स में अच्छा कैंपेन, अच्छी शेयरिंग, और अब देखिए एक चीज और हुई है ना जी, इलेक्शन को 10 दिन आगे बढ़ा दिया गया। एक मत यह है कि मोदी जी को समय मिलेगा और कैंपेन करने के, लेकिन एक उल्टा मत भी है ना, विपक्ष को तो 10 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो अब राहुल गांधी जी की यात्रा अगर खत्म होती है अब कल परसों में और वो एक्टिव कैंपेनिंग में शुरू हो जाते हैं, तो क्या इससे माहौल बंदी की जा सकती है और उन एरियाज पे फोकस किया जाए जहां पे सही में सीट लाने के चांस हैं। आपको गाजियाबाद की सीट मिले, आप कुछ भी करिए वो नहीं जीत सकते, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। लेकिन हां, क्या मैं उत्तराखंड में एक गढ़वाल की सीट निकाल सकता हूं, हरिद्वार की सीट निकाल सकता हूं? वहां अगर चांस है तो वहां अच्छा कैंडिडेट, बढ़िया कैंपेन लड़ा जाए। तो मेरा यह मानना है नॉर्थ और वेस्ट में कांग्रेस बीजेपी में या विपक्ष बीजेपी में सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी होंगी कि उस एरिया में अच्छा कैंडिडेट, लोकल मुद्दे, बढ़िया मैनेजमेंट करके सीटें निकालो। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां विपक्ष होलसेल सीटें लाएगा, तेलंगाना अच्छी लाएगा, केरल अच्छी लाएगा, तमिलनाडु अच्छी लाएगा, पंजाब अच्छी लाएगा, बंगाल ला सकता है। कांग्रेस के नॉर्थ ईस्ट में चांसेस बेटर हो सकते हैं जो मणिपुर में हुआ उसके बाद, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी स्ट्रांग दिखती है। अगर स्विंग, मैं नॉर्थ ईस्ट को भी एक स्विंग एरिया मानता हूं बाय द वे, असम को छोड़ के 11 सीटें मैं मानता हूं वहां पे कांग्रेस थोड़ा बहुत कर सकती है आगे पीछे। अगर ऐसा होता है तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी कंफर्टेबल है 272 के ऊपर। चलिए बहरहाल, तो ये आकलन अनुमान अपना कार्तिकेय ने, और जैसा कि कार्तिकेय ने बताया सी वोटर के फेलो भी हैं, सी वोटर यशवंत देशमुख की कंपनी है जो सर्वे करती है। तो हमने ऐसे ही चूंकि आए तो हमने कहा चलो आज तारीखों का ऐलान हुआ तो थोड़ी बातचीत कर ली जाए। वैसे कई बार इतिहास गवाह है कि सर्वे कई बार गलत साबित हुए हैं, और बहुत गलत हुए हैं। 2004 में भी हुए हैं, 2007 में भी हुए हैं, 2012 में भी हुए, बहुत बार सर्वे गलत हुए हैं, और अभी हाल में भी हुए हैं। सर्वे गलत होते हैं कई बार। अगर हमारा सर्वे गलत होगा तो हम कुछ सीख के ही निकलेंगे इससे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर्वे गलत होने से। चलिए बहरहाल, तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिकेय आने के लिए, और कार्तिकों को अपने बिहारी स्टाइल में आज हमने भूजा खिलाया। भूजा पता नहीं है, भूजा को कुछ और कुछ झालमुड़ी कर रहे थे, झालमुड़ी कर रहे थे। बिहार में हम लोग झालमुड़ी नहीं बोलते। लेकिन चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, मुलाकात होती रहेगी, और ऐसे बहुत सारे मेहमानों से कोशिश करेंगे कि बातचीत के अलग अलग पर्सपेक्टिव आते रहे ताकि आपको भी समझ में आए। बाकी तो फाइनल तो जनता जनार्दन है। 4 जून को जब नतीजे 11-12 बजे सुबह आएंगे तब पता चलेगा कि फाइनल तस्वीर क्या है। फिलहाल अपनी अपनी तरफ से दावे और इरादे हैं, नारे हैं। नमस्कार।